अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं जो एमडीकेट के लिए जो पहला ग्रैंड टेस्ट था व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ। सैटरडे को आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया था और उसके अंदर 100 क्वेश्चंस थे, बेहतरीन क्वेश्चंस थे। और उस उन तमाम क्वेश्चंस को हम मंडे के दिन इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने ऑनलाइन क्लास में। उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह मिल जाएगा। आज ये जो एक एमसीक्यूज है, उन तमाम एमसीक्यूज में से उस एक एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ये ए लेवल का एमसीक्यूज है। और साथ ही साथ बाकी जो हमारे पास कुछ एफएससी के स्टूडेंट्स है या वो स्टूडेंट जो इंडिकेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला ओपन है। वो आ सकते हैं, वो इस सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा ये सेशन चल रहा है, इस पूरे महीने में चलेगा। एक हफ्ता गुजर चुका है, अभी भी हमारे पास बहुत सारा कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो चलिए आ जाते हैं अपने इस एमसीक्यूज की तरफ। ये जो है ये 13 नंबर का एमसीक्यूज है। आ, ये कह क्या रहा है? अ बैक्टीरियल सेल इज नोटेड टू बी रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। The bacterium is transferred to a colony that lacks the fertility factor, and the rest of the colony does not become resistant to penicillin. However, the penicillin resistant cell has also started to exhibit other phenotypic characteristics, including secretion of novel protein. Which of the following method of bacterial recombination is not likely to account for this change? अब लंबा सा सवाल लिखा हुआ है, बहुत कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। इसका सवाल का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है? कहते हैं एक बैक्टीरिया सेल है जिस पर पेनिसिलिन का असर नहीं होता। इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया गया एक ऐसे कॉलोनी के अंदर जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। मैं आपको सारा समझा दूंगा क्या है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट फर्टिलिटी फैक्टर। और रेस्ट जो जो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर कोई खास तब्दीली तो नहीं आई, लेकिन वो जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था उसके अंदर कुछ तब्दीली आना शुरू हो गई, जिसमें उसने एक प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, एक नया प्रोटीन जो पहले वो नहीं बना रहा था, फिर बाद में बनाना शुरू, तो मतलब उसके अंदर चेंज आया। अब अब कौन सा मेथड बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन के हवाले से ऐसा है जो इस तब्दीली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नीचे ऑप्शन है ए बी सी। चले मैं आपको भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये जो टॉपिक है ये असल में बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन से है। और बैक्टीरिया वाला चैप्टर भी ट्यूसडे को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया से थोड़े बहुत एमसीक्यूज चैप्टर 1 चैप्टर 2 से उसमें भी वो मिक्स आ रहे थे, लेकिन प्रॉपर इसको भी पढ़ेंगे। बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाए, वहां पर दो तरह के डीएनए उस बैक्टीरिया में आ जाए, मिक्सिंग हो जाए, तो उससे क्या होगा? बैक्टीरिया के अंदर एक नई खसूसियात आएंगी या न्यू किस्म का फिनोटाइप आएगा। इसको बोलते हैं बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन। तो तीन तरीके हैं जिससे बैक्टीरिया रिकम्बाइन हो जाता है, बैक्टीरियल के अंदर रिकम्बिनेशन हो जाता है। उन तीन तरीकों में से जो पहला तरीका है वो है कॉन्जुगेशन। वो क्या है? कॉन्जुगेशन। और दूसरा जो है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन। जबकि तीसरा जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन तरीके हैं जिससे बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेशन हो जाता है। इसमें से जो कॉन्जुगेशन है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के दरमियान डीएनए का जो एक्सचेंज होता है, डीएनए का जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है? वो एक पाइप के जरिए होता है। ठीक है, एक पाइप के जरिए होता है। उस पाइप का नाम क्या है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन, सी फॉर कॉन्जुगेशन ट्यूब। अच्छा, याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया में
एफ फैक्टर या प्लाज्मिड का जिक्र जरूर रहेगा। तो अब आपके कोर्स में एमडीकेट का जो कोर्स है, पीएमसी या पीएमडीसी के कोर्स, उधर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है। लेकिन अब आप हैरान हो जाओगे कि वहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये सवाल आ सकता है वहां से, क्योंकि ये एफ प्लाज्मिड से रिलेटेड है। तो प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए होता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जीन्स होते हैं। अगर मैं आपको इस तरह बताऊं कि इस तरह का गोल डीएनए है प्लाज्मिड, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जीन्स होते हैं। चलो मैं आपको इस तरह से ये गोल प्लाज्मिड का डायग्राम लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं आपको कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि ये जीन है, इसके अंदर ये एक जीन है, इस तरह से दूसरा जीन है, तीसरा जीन है, मुख्तलिफ जीन्स उसमें होते हैं प्लाज्मिड के अंदर। इसमें से एक जीन ऐसा है कि जो बैक्टीरिया के अंदर अगर हूं तो उस बैक्टीरिया पर दवाई का असर नहीं होगा। पेनिसिलिन एक दवाई है, ठीक है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये जो जीन है, सपोज करते हैं इसको हम बोलते हैं कि ये पेनिसिलिन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट मतलब पेनिसिलिन की दवाई का इस जरासीम पर असर नहीं हो रहा, क्योंकि इस जरासीम के अंदर क्या है, प्लाज्मिड पड़ा हुआ है। प्लाज्मिड के अंदर क्या है, जीन है। प्लाज्मिड खुद डीएनए है। अब देखिए, प्लाज्मिड जिसके अंदर हूं, उसके अंदर एक लफ्ज है एफ फैक्टर। एफ फैक्टर एफ फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर उसको बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। ये भी एक डीएनए है, फर्टिलिटी फैक्टर। जिस बैक्टीरिया के अंदर ये फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद हो, वो कंजुगेशन ट्यूब बना सकते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर जिसके अंदर मौजूद हो, वो कंजुगेशन ट्यूब बना सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि फिर एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में आ सकता है, उस कंजुगेशन ट्यूब की मदद से, यानी उस फर्टिलिटी फैक्टर की मदद से। तो ये एक आपको चीज मैंने बता दिया, कंजुगेशन इसको कहते हैं। कंजुगेशन, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के अंदर एक ट्यूब के जरिए से डीएनए आ जाए। और ये भी कब मुमकिन है, जब किसी बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद हो। फर्टिलिटी फैक्टर एक डीएनए है जो बैक्टीरिया के अंदर अगर मौजूद हो तो कंजुगेशन ट्यूब बन सकता है। दूसरा जो है वो ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन में फिर से वो बहुत सिंपल है, उसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें भी हमारे पास एक बैक्टीरिया है और दूसरा बैक्टीरिया है। इसमें क्या होगा कि एक बैक्टीरिया से डीएनए आ सकता है दूसरे बैक्टीरिया में, मतलब इधर भी रिकम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं है। यहाँ पर एक वायरस है, VIRUS वायरस। खासकर कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस, आपने इसका नाम सुना होगा। अगर वायरस की मदद से डीएनए आ जाए तो उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, उसमें एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में आ सकता है, लेकिन ना इस बार कोई कंजुगेशन ट्यूब है, ना कोई वायरस है, बल्कि सिंपल तरीके से डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होकर के डीएनए एक सेल से निकल के दूसरे सेल के अंदर खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाता है। राइट, इस पर तफसील से जिक्र मैं अलग भी कर चुका हूं, लेकिन आज आपको जस्ट बता रहा हूँ डिफ्यूजन से। तो ये एक है कंजुगेशन, एक है ट्रांसडक्शन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये आपके जहन में होगा तो अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज क्या कह रहा है, एमसीक्यूज आपने देखा था, पढ़ा था। अब हम आपको बताते हैं एमसीक्यूज क्या कह रहा था। कहता है हमारे पास पहले से एक बैक्टीरिया मौजूद है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, और वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है हमारे पास, ये पढ़ा था। ठीक है, मतलब इस बैक्टीरिया पर पेनिसिलिन का असर नहीं होता। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अब हमने क्या किया, हमने एक कॉलोनी बनाई। हमारे पास एक दूसरी कॉलोनी है, कॉलोनी।
कॉलोनी, ये एक कॉलोनी है। कॉलोनी मतलब इसके अंदर बहुत सारे और बैक्टीरिया मौजूद है, सही है। तो चलो ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरी बैक्टीरिया है, ये तीसरी बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर पहले से मौजूद है, राइट। तो इसको बोलते हैं बैक्टीरिया कॉलोनी। अब हमने क्या किया, ये जो आपका पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, ये एक अलग बैक्टीरिया है, कॉलोनी में अलग बैक्टीरिया होते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हमने यहां से शिफ्ट करके पूरा बैक्टीरिया को यहाँ इस कॉलोनी के अंदर हम ले आए। तो चले अब देखे कि इस कॉलोनी के अंदर हमारे पास क्या है, वो बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है वो बैक्टीरिया है। अब दो तरह के बैक्टीरिया आपके कॉलोनी में मौजूद हैं, दो तरह के बैक्टीरिया। अब जरा बिहेवियर देखते हैं क्या होता है। क्या क्वेश्चन में वो आपको ये बता रहे हैं कि जब हमने बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया कॉलोनी में, तो एक्सपेक्टेशन हम ये कर सकते हैं कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अपनी जो खासियत है वो ट्रांसफर कर देगा किस चीज में, कॉलोनी के अंदर, ठीक है। सो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट करेक्टर कहाँ ट्रांसफर हो सकता है, कॉलोनी के अंदर। और कॉलोनी के अंदर जो खसूसियात है वो ट्रांसफर हो सकते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंट वाली बैक्टीरिया में। दोनों चांसेस है, कॉलोनी के अंदर भी अपनी खसूसियात है, वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है, वो उसका फिनोटाइप, एक खास किस्म का प्रोटीन वो बनाता है। तो अब ये दो चांस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि डीएनए कहाँ से कहा जा रहा है, कॉलोनी से उस बैक्टीरिया में जा रहा है या पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से कॉलोनी में आ रहा है। तो अब वो सवाल क्लियर कर रहा है कि जब हमने ऐसा किया तो कॉलोनी के जितने भी सेल्स थे, कॉलोनी के अंदर जितने भी सेल्स थे, कॉलोनी वाले बैक्टीरिया जो थे वो जितने भी थे, उनमें अंदर कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ, नो रेजिस्टेंस डेवलप इन द कॉलोनी सेल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक चीज तो हम कैंसिल करेंगे कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से कॉलोनी के अंदर कोई जीन नहीं आया, ठीक है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से कॉलोनी के अंदर कोई जीन नहीं आया, इस पे तो एक चीज क्लियर हुआ, उन्होंने तो बता दिया है कि कॉलोनी में रेजिस्टेंट नहीं पैदा नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये है कि ये साइड कैंसिल कर लेता। अब दूसरा देखो, कॉलोनी से पेनिसिलिन के अंदर कुछ डीएनए आ चुका है, कॉलोनी से, वो कैसे, जो नया बैक्टीरिया आपने कॉलोनी में इंट्रोड्यूस किया था उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ नई खसूसियात दिखाई देने लगी जो पहले मौजूद नहीं थे। वो कौन सी खसूसियात, वो ये था कि जो प्रोटीन वो कॉलोनी पहले बना रहा था, ये जो आपका पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है इसने प्रोटीन बनाना शुरू किया था, वो स्पेशल प्रोटीन से बना, यानी उसके अंदर चेंज आया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलोनी से डीएनए पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। ये टिक मार्क, ये बिल्कुल ऐसा सही, ये ऑप्शन है कि कॉलोनी से वो कुछ आया हुआ है, डीएनए आया हुआ है। अच्छा, ये सवाल में ये तो लिखा था। अब देखो जरा सवाल के आखिर में फिर उन्होंने क्या बताया हुआ था कि ये जो तब्दीली आई हुई इस बैक्टीरिया के अंदर, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अंदर जो एक चेंज आया हुआ है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अंदर जो एक चेंज आया हुआ है, कहते हैं इस चेंज के बारे में कौन कौन सा मेथड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो नहीं है वो आपने देखना है। लेकिन अब देखो, अब मैं कुछ और बताता हूं, सवाल को अब छोड़ो एमसीक्यूज को। यहां पर आपके ख्याल में कॉलोनी से डीएनए किस मेथड से आ चुका होगा। आपने तीन रिकमेंडेशन मेथड पढ़े थे, ट्रांस ट्रांस कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, इस कॉलोनी से डीएनए का आना इस पेनिसिलिन रेजिस्टेंट में ट्रांसडक्शन से बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ट्रांसडक्शन से पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल। और अगर उधर वायरस मौजूद था उसमें, इस कॉलोनी में अगर वायरस है, चलो सपोज करते ये एक छोटा सा वायरस है, बैक्टीरिया तेज वायरस है, वायरस, अगर यहाँ पर वायरस मौजूद है
तो ये वायरस बिल्कुल ये इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ले जा सकता है। तो ट्रांसडक्शन हो सकता है, इस तब्दीली के पीछे ट्रांसडक्शन हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है कि कॉलोनी के अंदर जो हमारे पास बैक्टीरिया है, उनमें से एक बैक्टीरिया से डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आ चुका हो, डिफ्यूज हो चुका हो, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन जो नहीं हो सकता है, जो बिल्कुल नॉट पॉसिबल है, वो कॉन्जुगेशन है। क्यों कॉन्जुगेशन है? क्योंकि हमें पहले से बताया गया था कि कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया है, कॉलोनी वाला बैक्टीरिया, दे डू नॉट हैव दे डू नॉट हैव फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी, भाई ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है यार, फर्टिलिटी फैक्टर, ये कंजुगेशन ट्यूब बनाने में इन्वॉल्व है। जब आपके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं हो, तो आप कंजुगेशन ट्यूब कैसे बनाएंगे? फिर किस तरह आप जो है ना कंजुगेशन ट्यूब के जरिए अपना डीएनए वहां पहुंचाओगे? तो फर्टिलिटी फैक्टर का ना होना मींस नो कंजुगेशन। लिहाजा इस सवाल में आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर इस चेंज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शंस में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो जरा आप देख ले। ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से है, वो अगर हम देखें यहाँ पर, ये तो सवाल है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप देखें गौर से, बैक्टीरियल सेल इज नोटेड टू बी रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, ये वही सवाल है, ठीक है। अब आप लास्ट में जरा यहाँ पर आप आगे की देख लें, which which of the following methods of bacterial recombination is not likely to account for this change? चेंज किस चेंज में? वो जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में जो चेंज आया था, उसमें जो नॉट लाइकली, नॉट लाइकली है, तो हम ये वाला ऑप्शन कर लेते हैं, नॉट लाइकली। ये कहता है कंजुगेशन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसडक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियोफेज हो सकता है, लेकिन ये जो कॉन्जुगेशन है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये आपका राइट ऑप्शन तो आ गया, कॉन्जुगेशन। अच्छा, सवाल फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप वापस पेज पे आ जाएं, इस पेज पे, यहाँ पर अगर हम सवाल पे गौर करके देख लें, ठीक है, तो सवाल ऐसा भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिकग्निशन इज लाइकली टू अकाउंट। अगर नॉट को मैं मिटा दूं, नॉट नॉट को अगर मैं मिटा दूं, अगर सवाल इस तरह के, कौन सा मेथड इसके लिए जिम्मेवार है, इसके लिए नॉट नॉट नहीं लिखा हुआ, लाइकली, तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? फिर आप क्या जवाब दोगे? ओके, मैं इसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यस, फिर आप क्या करेंगे? फिर हम लोग कंजुगेशन पे कांटा लगाएंगे। फिर हम कहेंगे कि हमारे पास या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या ट्रांसडक्शन हो सकता है, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन विद बैक्टीरियोफेज है, ये दरअसल ट्रांसडक्शन ही का दूसरा शक्ल है। सो नो नो प्रॉब्लम। तो इस तरह के एमसीक्यूज में फिर नीचे कोई दूसरा ऑप्शन जरूर होगा कि ऑप्शन बी, सी एंड डी, यानी एक और ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई, उसमें लिखा होगा बोथ, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी सी एंड डी, फिर आप इस ई वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं। सो दैट वाज व्हाट वी कॉल इट हाईली कंसेप्चुअल एमसीक्यूज, हाईली टेक्निकल एमसीक्यूज। बाकी एमसीक्यूज को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ मंडे के दिन इंशाल्लाह। मंडे के दिन जो क्लास हमारा लाइव क्लास होगा 9:30 बजे, उसमें इंशाल्लाह हम आपके साथ बाकी टेस्ट जो 200 एमसीक्यूज मुश्किल मुश्किल उसके सारे डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स एफएससी के हैं या जो एमडीकेट के अभी तक हमारे साथ रजिस्टर नहीं हुए, वो अभी भी रजिस्टर हो सकते हैं, इस ज़बरदस्त सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा से मिलेंगे इस सेशन में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।